हम लोग पिछले क्लास में चैप्टर 1 शुरू किए थे, है ना। चैप्टर 1 में हम लोग पीपीएफ पढ़ रहे थे। पीपीएफ थोड़ा सा पीपीएफ के बारे में रिवाइज कर लेते हैं, है ना। उसके बाद आगे चलेंगे। पुराना जो टॉपिक्स हम लोग पढ़े हैं वो बाद में रिवाइज करेंगे। हम लोग पीपीएफ से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, है ना, क्योंकि पुराना कॉन्सेप्ट का पीपीएफ के साथ कोई उतना ज़्यादा लेना देना है नहीं। तो पीपीएफ से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। देखो, हम लोग बात किए थे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बारे में। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को, जिसका एक और नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या तो फ्रंटियर बोलो या तो पीपीसी बोलो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलो। इसमें होता क्या, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हम कोई दो कॉमोडिटी बनाते हैं। हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है। हम चैप्टर के स्टार्टिंग में से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। अब लिमिटेड रिसोर्सेज से हम हर एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। हम कुछ लिमिटेड चीज़ें ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। जैसे हम आइसक्रीम के एग्जांपल लिए थे, याद है आइसक्रीम का एग्जांपल, जिसमें हम लोग बात किए थे कि हमारे पास 3 वैरायटी ऑफ आइसक्रीम है, हम लेकिन तीनों बना नहीं सकते, हम कोई एक कैटेगरी बनाएंगे। तो मान लो मेरे पास कुछ लेबर्स हैं, मेरे पास लेबर है, मान लो 10 लेबर है, और मार्केट में लेबर का शॉर्टेज है, 10 से ज़्यादा लेबर मुझे नहीं मिलेंगे, 10 ही हैं मेरे पास। ये मेरा लिमिटेड रिसोर्सेस है। मेरे पास बाकी सब कुछ है लेकिन लेबर नहीं है, लेबर 10 ही है। अब इस लेबर का हम क्या करें। मेरे पास दो ऑप्शन, दो चीज मैन्युफैक्चर करता था मैं, कॉमोडिटी ए एंड कॉमोडिटी बी। तो मेरे पास ऑप्शन है, आइदर मैं लेबर को कॉमोडिटी ए बनाने में लगाऊं या फिर बी बनाने में लगाऊं। 10 लेबर है, या तो मैं 10 लेबर को कॉमोडिटी ए बनवा लूं, बी का कॉमोडिटी बी मैन्युफैक्चरिंग ना करूं, या फिर मैं सभी को बी बनाने में लगा दूं, ए का मैन्युफैक्चरिंग ना करूं। दो ऑप्शन है। या फिर और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कुछ लेबर से मैं ए बनवाऊं और कुछ लेबर से बी बनवाऊं। जैसे हम टायर का भी एग्जाम्पल लिए थे, याद है, टायर्स वाला। हमारे पास कितना टायर है, मान लो 20 टायर्स है। अब टायर को यूज करके हमें, हमारे पास दो ऑप्शन है, टू व्हीलर बना सकते हैं, फोर व्हीलर बना सकते हैं। एक टू व्हीलर बनाने में 2 टायर लगेगा, एक फोर व्हीलर बनाने में 4 टायर लगेगा। तो मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है कि मुझे, मेरे पास 20 ही टायर है, 20 से ज्यादा टायर मार्केट में नहीं। मार्केट में मैक्सिमम अवेलेबल है 20 अवेलेबल। ये लिमिटेड रिसोर्स है, ठीक है। रिसोर्सेस हमेशा लिमिटेड रहता है। अगर किसी के पास टायर अनलिमिटेड होगा तो लेबर लिमिटेड होगा, लेबर अनलिमिटेड होगा तो पैसा लिमिटेड हो सकता है। तो कोई ना कोई रिसोर्स लिमिटेड होगा ही होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग करते हैं। तो मान लो टायर 20 है मेरे पास, मुझे कॉमोडिटी ए मतलब टू व्हीलर बनाना है और कॉमोडिटी, तो बताओ मेरे पास क्या क्या पॉसिबल ऑप्शन है। 20 टायर को यूज करके मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन बताओ, 10 ठो टू व्हीलर बनाऊं। अगर मैं 10 टू व्हीलर बनाऊंगा तो सारा टायर टू व्हीलर में चला जाएगा, फोर व्हीलर नहीं बन पाएगा, जीरो। सेकेंड ऑप्शन क्या है, 9 टू व्हीलर, चलो तुम्हारा ऑप्शन लिख लेते हैं, 9 टू व्हीलर बनाऊंगा। अगर 9 टू व्हीलर बनाता हूं तो 18 टू गया टायर, दो टायर का क्या करूं। क्या फोर व्हीलर बन पाएगा, फोर व्हीलर तो नहीं बन पाएगा, तो दो टायर वेस्ट हो जाएगा। इससे बेटर क्या है, 10 ठो टायर, 10 ठो टू व्हीलर बना लो। दो टायर वेस्ट करने से अच्छा क्या है, 10 ठो टू व्हीलर बना लो। ये ऑप्शन मेरे पास नहीं है क्योंकि इसमें फोर्स का वेस्टेज होगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, 8 टू व्हीलर, 8 ठो टू व्हीलर बनाऊंगा तो 16 टायर चला गया, बचा कितना, 4, कितना फोर व्हीलर बनेगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या है, 6 और 2। चौथा ऑप्शन क्या है, 4 और 3। पांचवा ऑप्शन क्या है, 2 और 4। और छठवा ऑप्शन क्या है, अच्छा, जीरो, जीरो और, क्या इसके अलावा कोई और ऑप्शन है मेरे पास। मेरे पास 20 टायर है, मैं टू व्हीलर बनाता हूं या फोर व्हीलर, ठीक है। क्या ये 6 ऑप्शन को छोड़कर, ऑप्शन कितना है, 6 ऑप्शन निकला, देखो, क्या ये 6 ठो वैरायटी को छोड़कर और कोई पॉसिबल ऑप्शन है, नहीं है, ठीक है। जब हम इसको एक डायग्राम में कन्वर्ट कर दें, मैं इसका एक डायग्राम बना दूं,
एक कर्व बना दूंगा, एक डायग्राम बना दूंगा। तो इस डायग्राम को हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। टॉपिक का नाम क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी मतलब व्हाट आर द पॉसिबल ऑप्शंस में तुम प्रोडक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास 20 टायर्स को लेकर क्या क्या पॉसिबल ऑप्शंस हैं? 8 हो पॉसिबल ऑप्शंस। अब ये 6 में से कौन सा सिलेक्ट करूंगा वो मेरे पे डिपेंड करता है। मैं ऑप्शन 1 सिलेक्ट कर सकता हूं, 2 कर सकता हूं, 3 4 5 6, लेकिन क्या इसके अलावा कुछ और कर सकता हूं? इसके अलावा मैं कुछ और नहीं। तो मैक्सिमम 6 पॉसिबल ऑप्शंस पास है। अब ये 6 ऑप्शंस का जब मैं डायग्राम बनाऊंगा, इस डायग्राम को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। बात समझ में आया? जो टॉपिक का नाम है हमारा, मतलब इस टॉपिक में हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास रिसोर्सेस है और उस रिसोर्सेस से हम क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ कॉमोडिटी बना रहे हैं। जो जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है वो सारे ऑप्शंस को हम जब कर्व में बना देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। ठीक है, इजी है बहुत। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बारे में पढ़ रहे थे और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के अंदर में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़े थे, जैसे कि यहाँ पे देखो बुक का एक एग्जांपल लिए थे। हमारे पास लेबर है और लेबर से हम दो काम कर सकते हैं, आइदर गन बना सकते हैं या बटर बना सकते हैं। दो फैक्ट्री है हमारा, एक गन बनाने वाला फैक्ट्री है और दूसरा बटर बनाने वाला फैक्ट्री है। तो लेबर को मैं आइदर गन वाली फैक्ट्री में भेज सकता हूँ या फिर बटर वाले फैक्ट्री में भेज सकता हूँ। उसके अलावा और कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं है। तो अगर मैं सारे लेबर को गन वाले फैक्ट्री में भेजूंगा तो कितना गन बनेगा? 21। तो सब अगर गन बना रहे हैं तो बटर कोई नहीं बनाएगा, तो बटर का प्रोडक्शन कितना होगा? ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं कुछ लेबर को शिफ्ट करूंगा गन से बटर में, एक बटर अगर बनेगा तो गन का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। फिर और लेबर को शिफ्ट करूंगा तो बटर का प्रोडक्शन देखो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे गन वाले फैक्ट्री से लेबर बटर वाले फैक्ट्री में जाते जाएंगे, बटर का प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा और गन का प्रोडक्शन कम होते जाएगा। जैसे हम टू व्हीलर और फोर व्हीलर में देखें, जैसे जैसे फोर व्हीलर का प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है, टू व्हीलर का प्रोडक्शन कम होते जा रहा है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्शन करना तो पॉसिबल नहीं है। एक बढ़ेगा तो दूसरे को कम करना ही पड़ेगा बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस। तो लेबर जैसे जैसे गन वाले फैक्ट्री से वाले बटर वाले फैक्ट्री में जा रहे हैं, इसका प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है और इसका प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होते जा रहा है। एट द एंड जब सारे लेबर बटर वाले फैक्ट्री में चले जाएंगे तो 6 बटर का प्रोडक्शन होगा और गन का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? ठीक है, इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन, यहाँ पर भी मेरे पास कितना ऑप्शन है? 4 5 7 वैरायटीज ऑफ ऑप्शन। अब इसमें से मैं कौन सा सिलेक्ट करूं? अगर मैं टायर दे दिया तुम्हें, टायर वाला जो एग्जांपल लिए, उसमें से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तुम? 6 ऑप्शन था। पहला वाले में हम सारा टायर यूज कर रहे थे टू व्हीलर बनाने के लिए और लास्ट वाले में हम सारा टायर यूज कर रहे थे फोर व्हीलर बनाने के लिए। बीच में और 4 वैरायटी था, तो तुम उसमें से कौन सा सिलेक्ट? टू व्हीलर बनाओगे, फोर व्हीलर बनाओगे, दोनों का कॉम्बिनेशन बनाओगे, क्या करोगे? डिपेंड करता है कि कौन से प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड है और कौन सा प्रोडक्ट बेचकर तुम्हें ज्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, मान लो टू व्हीलर बेचकर अगर ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है इन कंपैरिजन टू फोर व्हीलर, तो हम सारा रिसोर्सेस टू व्हीलर बनाने में लगाएंगे। अगर फोर व्हीलर बेचकर ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है इन कंपैरिजन टू टू व्हीलर, तो हम सारा रिसोर्स फोर व्हीलर बनाने में। ठीक है, तो वो बात का बात है कौन सा सिलेक्ट करेंगे। ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है उसका जब हम डायग्राम बनाते हैं तो बोलते हैं हम लोग प्रोडक्शन फ्रंटियर या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो जब देखो इस टेबल को जब हम लोग कर्व में कन्वर्ट किए, डायग्राम बनाए, तो एक डायग्राम बना जो कि स्टार्ट होता है यहाँ से और नीचे की तरफ जा रहा है। लास्ट ऑप्शन हेठो बटर एंड जी गन। ठीक है, 60। और पहला ऑप्शन क्या था? 0 बटर एंड 21। ठीक है, इस बीच में बहुत सारे और ऑप्शन है, सभी को ज्वाइंट करके जब एक ग्राफ बनाए हम लोग, ग्राफ को हम क्या बोलेंगे? एफ या फिर क्लियर है? इसको पीपीएफ बोलते हैं या पीपीसी बोलते हैं, ये क्लियर है? अब यहाँ पर हम दो छोटा छोटा टॉपिक और पढ़े थे, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट
एंड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जब यहाँ पर हम 3 लिखे भी थे, नोट्स अगर है तो तुम्हारे पास, व्हेन MOC is increasing, PF is concave, when decreasing, PF क्या होता है, convex, when front, PF क्या होता है। ठीक है, अब ये क्या चीज है, देखो यहां पर आ जाओ, यहां पर देखो एक MOC बना हुआ है। MOC का मतलब होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है पता है तुम्हें, क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। नेक्स्ट बेस्ट मतलब जिस ऑप्शन को हमने सिलेक्ट किया उसको छोड़कर जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था उसको हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। अगर हम टू व्हीलर बनाएंगे तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा, फोर व्हीलर, क्योंकि हम टू व्हीलर बना रहे हैं तो फोर व्हीलर नहीं बना पा रहे। अगर हम फोर व्हीलर बनाएंगे तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा, टू व्हीलर। वैसे ही अगर हम गन बनाएंगे तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा, बटर। अगर हम बटर बनाएंगे तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा, गन। ठीक है, तो हम इसका रेशियो निकालते हैं। हम देखो यहाँ पे चेक करो, जैसे जैसे बटर का प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है एक एक यूनिट से, वैसे वैसे गन का प्रोडक्शन तेजी से कम हो रहा है। पहले 1 से कम हुआ, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, 5 से, और फिर, ठीक है। तो यहाँ पर MOC क्या हो रहा है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4, 5, फिर पिछले क्लास में पढ़े भी थे हम लोग ये। ठीक है, तो MOC जब राइज हो रहा है, धीरे धीरे MOC क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब MOC इंक्रीज होता है तो हमारे कर्व का जो शेप आएगा, ये जो शेप है, ये शेप क्या होगा, कॉनकेव शेप का होगा। हम कहाँ पे रहते हैं हमेशा, ओरिजिन में रहते हैं। ओरिजिन से रहकर चेक करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, कॉनकेव शेप का कर्व दिखाई देगा। वहीं पर अगर ये इंक्रीज नहीं होकर डिक्रीज होता, मान लो 6, 5, 4, 3, 2, 1 होता, अगर ये ऑपोजिट होता तो हमारे कर्व का शेप जो आता वो कॉन्वेक्स शेप का कर्व आता इस तरीके से। और अगर ये कांस्टेंट होता, टू 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 कांस्टेंट होता, ये चेंज ना होता, ना इंक्रीज होता ना डिक्रीज होता, तो उस केस में कर्व कैसा आता, स्ट्रेट लाइन आता। अगर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। ये वाले क्वेश्चन में देखो, टू व्हीलर और फोर व्हीलर के एग्जाम, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालें, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, चलो फाइंड आउट करते हैं। मुझे बताओ, एक फोर व्हीलर को बनाने के लिए कितना टू व्हीलर सैक्रिफाइस करना पड़ा, तो एक और फोर व्हीलर को बनाने के लिए फिर कितना टू सैक्रिफाइस करना पड़ा, फिर एक और को बनाने के लिए, फिर एक और को बनाने के लिए, फिर एक और को बनाने के लिए टू। तो रेशियो यहाँ पर अगर देखोगे MOC, तो पहला वाला तो छोड़ दो, हर बार क्या आएगा, जब ये सिचुएशन होता है MOC कांस्टेंट होता है, तब हमारा डायग्राम अगर बनाओगे तो डायग्राम कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। बात समझ में आया? हम पिछले क्लास में डायग्राम को रीड करना भी सीखे, है ना। बताओ ये डायग्राम को हाउ यू विल रीड दिस डायग्राम। ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ये सब चीज कहीं पर भी सीखने को नहीं मिलेगा कि डायग्राम को रीड कैसे करते। तुम बताओ इस डायग्राम को मैं अगर बिना डायग्राम बनाए किसी को एक्सप्लेन करना है, मुझे इस डायग्राम का शेप, तो मैं कैसे एक्सप्लेन। सबसे पहला डायग्राम शुरू कहाँ से हो रहा है, ये देखो डायग्राम का ये लेफ्ट साइड होता है, ये राइट साइड होता है, ये अप होता है, ये डाउन होता है। ठीक है, किसी भी डायग्राम का ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये अप है, ये डाउन है। तो मुझे बताओ अगर मुझे किसी को, अच्छा हम हमेशा कहाँ खड़े रहते हैं, ओरिजिन में। हमें ओरिजिन से देखना है और ओरिजिन से ये डायग्राम कैसे दिखाई दे रहा है वो एक्सप्लेन करना है। ठीक है,
अब बताओ इसको मुझे एक्सप्लेन करना है, मैं कैसे एक्सप्लेन? लेफ्ट टू राइट, सबसे पहला डायग्राम शुरू कहां से हो रहा है? लेफ्ट साइड से, और जा किधर रहा है? राइट साइड में। देखो यहां से शुरू होकर ये साइड में जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ऊपर से नीचे जा रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है? ऊपर से नीचे जा रहा है। तो ये स्टार्ट हुआ ऊपर से और गया किसकी तरफ? और इसका शेप क्या है? कॉन्वेक्स शेप का है। तो मैं इसको लिखूंगा लेफ्ट राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉन्वेक्स शेप का। बात समझ में आया? अगर अब डायग्राम ना दूं मैं तुम्हें, अब मैं डायग्राम मिटा दूं, अब इसको पढ़ के क्या तुम डायग्राम बना सकते हो? आराम से बना सकते। क्या लिखा हुआ है? लेफ्ट टू राइट, स्टार्ट होगा लेफ्ट से, जाएगा राइट की तरफ, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, और शेप क्या होगा? कॉन्वेक्स शेप। क्लियरली पता चल रहा है डायग्राम क्या? कुछ इस प्रकार का डायग्राम। बात समझ में आया? तुम बताना, अभी एक और डायग्राम बना रहा हूं, तुम उसका शेप बताना मुझे, ठीक है? सही सही जो बता देगा। बताओ, ये डायग्राम का शेप मुझे एक्सप्लेन करो। लेफ्ट टू राइट, देखो पहला वाला तो सही है, ये लेफ्ट साइड है, वो राइट साइड है, स्टार्ट लेफ्ट साइड से हुआ, जा राइट साइड में रहा, तो लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट, डाउनवर्ड स्लोपिंग है या अपवर्ड स्लोपिंग है? अपवर्ड स्लोप। अच्छा, कैसा दिखाई दे रहा है ओरिजिन से? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व, ठीक है। तो उससे हमें समझ में आ गया ये डायग्राम किस प्रकार का होना। क्लियर है? चलो अब चलते हैं आगे। हो गया हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमआरटी। हम दो ठो प्रॉपर्टीज पढ़े थे पीपीए, लास्ट क्लास का आखिरी टॉपिक था, टू प्रॉपर्टीज ऑफ पीपी। एक तो था पीपीएफ डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और दूसरा था पीपीएफ कॉनकेव शेप का होता है। डाउनवर्ड्स, कोई भी ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होता है, या कोई भी ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग कब होता है, ठीक है। देखो समझते हैं चीज को, नया चीज है, मैं नहीं पढ़ाया था ये लास्ट क्लास में, अभी पढ़ाता हूँ। डाउनवर्ड स्लोपिंग और अपवर्ड स्लोपिंग, कोई भी ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का मतलब क्या है? एक्स है, वाई, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का मतलब लॉजिक को समझना। मान लो पॉइंट ए, डाउनवर्ड स्लोपिंग है सी, ठीक है। अच्छा, मैं इसको ज्वाइन कर, अब मुझे बताओ फर्स्ट पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है, सेकंड पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है, थर्ड पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट, ये कमती होते जा रहा है, मतलब y धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। जैसे हम a से b जाएंगे, b से c जाएंगे, तो y का वैल्यू क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया। x का वैल्यू क्या हो रहा है? देखो इंक्रीज होते जा रहा है, पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, x का वैल्यू आ रहा है। मतलब x अगर इंक्रीज हो रहा है तो y क्या हो रहा है? डिक्रीज हो। जब ऐसा सिचुएशन होता है तब डायग्राम डाउनवर्ड स्लोपिंग कंडीशन में होता है डायग्राम, जब दोनों के बीच में वर्स रिलेशन होता है। वर्स मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, एक कम होगा तो दूसरा, ठीक है। तो y कम हो रहा है तो x इंक्रीज हो रहा है, x इंक्रीज हो रहा है तो y डिक्रीज हो रहा है। जब ऐसा सिचुएशन होगा तब हमारा जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग का। कोई एग्जांपल दे सकते हो रियल लाइफ, ऐसा क्या है जब कुछ बढ़ता है तो दूसरा कम होता है? डिमांड के केस में क्या होगा बताओ? प्राइस अगर किसी कमोडिटी का बढ़ेगा तो उसका डिमांड क्या होगा? कम होगा। प्राइस बढ़ेगा, मान लो बॉटल का प्राइस पहले 20 रुपये यूनिट मार्केट में बिकता था,
अगर प्राइस 20 रुपए से कम हो ज़्यादा हो जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो डिमांड, प्राइस एंड डिमांड का जो रिलेशन होता है वो हमारा प्रकार का होता है। आवर्स ऑफ लीजर एंड मार्क्स इन एग्जाम, जितना ज़्यादा तुम घुमा फिरी करोगे आवर्स ऑफ लीजर, एग्जाम में मार्क्स क्या होगा, जितना ज़्यादा घूमोगे मार्क्स उतना कम होगा। इनवर्स रिलेशन है दोनों के बीच में, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। आवर्स ऑफ लीजर अगर कम होगा तो मैं एग्जाम में मार्क्स बढ़ेगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो जब इनवर्स रिलेशन होता है तब डायग्राम कौन से शेप का होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। और अपवर्ड स्लोपिंग कब होता है, चलो उसका भी एक बना लेते हैं। ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी को ज्वाइन करता हूं मैं। अब मुझे बताओ, पहले हम यहाँ थे, यहाँ गए, यहाँ गए, तो y क्या हो रहा है, x क्या हो रहा है, मतलब जब x इंक्रीज होगा y क्या होगा, या जब x डिक्रीज होगा y भी क्या होगा, तो बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब होता है या तो दोनों बढ़ेंगे या तो दोनों कम। जैसे आवर्स ऑफ स्टडी एंड मार्क्स इन, कितना घंटा तुम पढ़ाई करते हो और एग्जाम में मार्क्स कितना। अगर आवर्स ऑफ स्टडी बढ़ेगा तो एग्जाम में मार्क्स भी बढ़ेगा, आवर्स ऑफ स्टडी कम होगा तो एग्जाम में मार्क्स, सिंपल सा रिलेशन, ठीक है। तो इस प्रकार के केस में डायग्राम क्या होता है हमारा, अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। तो डायग्राम दो प्रकार से हो सकता है, या तो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो सकता है या तो अपवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड कब होता है, जब इनवर्स रिलेशन होता है, और अपवर्ड कब होता है, जब डायरेक्ट रिलेशन। क्लियर है बात, अभी तक क्लियर है सब। तो मुझे बताओ पीपीएफ जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड क्यों होता है, पीपीएफ डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि अगर हम टू व्हीलर का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे तो फोर व्हीलर का मैन्युफैक्चरिंग कम होगा। दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। अगर फोर व्हीलर का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे तो टू व्हीलर का मैन्युफैक्चरिंग कम होगा, दोनों के बीच में वही इनवर्स रिलेशन। इस वजह से पीपीएफ क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप, ठीक है। अच्छा, कॉनकेव क्यों होता है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और स्ट्रेट लाइन हम लिखे थे, कॉनकेव कब होता है, कॉन्वेक्स कब होता है, स्ट्रेट लाइन कब होता है, जब एमओसी, एमओसी जब होता है तो कॉनकेव, और पीपीएफ के केस में एमओसी वजह से ये कॉनकेव का होता है। क्लियर है बात, लॉजिक क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं हम लोग थोड़ा आगे, अच्छा ये कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए एक और एग्जांपल, ठीक है। हमारे पास कितना टायर था कि 20 पर ए था, 10 था, 8 और था, 4 और था, और था, ऑप्शन था। अब मैं कहा एक काम करता हूँ, इसका डायग्राम बना, ठीक है। टू व्हीलर, ठीक है, क्या बना दे। अब सारे ऑप्शंस को प्लॉट कर लेते हैं। पहला ऑप्शन, दो ठो, ऑप्शन ए क्या है, 10 ठो टू व्हीलर और 0 फोर व्हीलर, कहाँ पे आएगा बताओ, यहाँ पर। नेक्स्ट ऑप्शन कहाँ पर आएगा, 8 और 1 के बाद कहाँ पर आएगा, पर आएगा, बाद कहाँ है, आखिरी वाला, ठीक है। मैं सभी को ज्वाइन कर लेता हूँ एक स्ट्रेट लाइन से, चलो ठीक है, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लिया। अब
मेरे पास ये सारे पॉसिबल ऑप्शंस हैं, प्रोवाइडेड मेरे पास टायर्स हैं 20 टायर। आप ध्यान से सुनना, नया कॉन्सेप्ट है। अगर मैं चाहूं तो मुझे बताना, क्या मैं इस पॉइंट पर मैन्युफैक्चरिंग कर, ये पॉइंट का मतलब क्या है? 2 ठो टू व्हीलर, 1 ठो फोर व्हीलर, इज इट पॉसिबल और नॉट? अगर मैं ये करता हूं तो क्या होगा? ऑप्शन ए लिख इधर था, एफ जी, ऑप्शन जी। बताओ मुझे, क्या ये, अच्छा ये तो पॉसिबल है सारा, ये था, था, ये तो सब है ही, ये तो हम यहाँ पे टेबल में भी बनाए। अगर मैं इसके अलावा कुछ ऑप्शंस तुम्हें दूं, जैसे कि पहला ऑप्शन नंबर जी, क्या ये पॉसिबल है या नहीं? इज इट पॉसिबल और नॉट? पॉसिबल है। अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो मैं बना सकता हूं। इसको बनाऊंगा तो कितना टायर लगेगा? 2 इंटू 2 4 और 1 इंटू 4, टोटल कितना लगेगा? 8। मतलब 12 ठो टायर वेस्ट हो जाए। ठीक है, और हम बात किए थे रैशनल पर्सन कौन होता है? जिसका दिमागी हालत ठीक है, और जिसका दिमागी हालत ठीक होगा, क्या वो टायर को वेस्ट करेगा? क्योंकि ऑलरेडी वो लिमिटेड है, 20 ही टायर है हमारे पास, उसमें भी अगर हम वेस्टेज करेंगे तो फिर तो हम रैशनल नहीं। ठीक है, तो हमारे पास ये ऑप्शन तो है, लेकिन हम इस ऑप्शन को कभी अवेल करना नहीं। ठीक है, अब मुझे बताओ, क्या मैं चाहूं तो ऑप्शन एच, इज इट पॉसिबल और नॉट? तो समझ के बाद ऑप्शन एच क्या पॉसिबल है या नहीं है? क्यों नहीं है पॉसिबल भाई? बहुत सारे टायर्स एक्स्ट्रा लगेंगे। एच का मतलब है कितना ठो टू व्हीलर? 10 ठो टू व्हीलर, और कितना फोर व्हीलर? 2 ठो, तब 10 इंटू और 2, हमारे पास है कितना? 20। तो इसका मतलब हम ये ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, एक और ऑप्शन लेकर देखते हैं। बताओ, इट पॉसिबल और नॉट? इट पॉसिबल और नॉट? हिसाब किताब लगा लो। यस, देखते हैं। 6 ठो टू व्हीलर और 3 ठो फोर व्हीलर, मतलब 6 12 और 3 24, 4 ठो कहाँ से आएगा भाई? पॉसिबल है? पॉसिबल है? अगेन, मतलब ये क्लियरली दिखाई दे रहा है, हम अगर कोई भी पॉइंट इस लाइन के बाहर लेते हैं, लाइन के बाहर अगर कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, तो वो ऑप्शन हमारे लिए पॉसिबल। चेक कर लो, कोई भी पॉइंट ले लो जो इस लाइन के बाहर है, ये ले लो, ये ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं भी ले लो, कोई भी ऑप्शन जो इस लाइन के बाहर है, वो हमारे लिए चेक कर सकते हैं। हर में टायर्स 20 से ज्यादा लगेगा। ये लाइन मतलब हमारे लिए आखिरी पॉइंट, इस लाइन को हम क्रॉस नहीं करते। दिस इज लास्ट पॉसिबल ऑप्शन, दिस आर द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। को क्रॉस करके हम आगे, बिकॉज क्यों नहीं जा सकते? हमारे पास टायर्स, अगर हमें इसके बाहर जाना है, अगर हमें इसके बाहर जाना है, ऑप्शन है जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? नए टायर्स लाने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, मतलब हमें रिसोर्सेज को इंक्रीज करना पड़ेगा, रिसोर्सेज को इंक्रीज करना पड़ेगा, या फिर कोई नया टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा जिससे स्कूटी एक टायर में बन जाए, या फोर व्हीलर में 3 टायर लगे। अगर हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, नई न्यू टेक्नोलॉजी ला सकते हैं जिसमें हम एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग का तरीका को बदल सकते हैं, नया तरीके से हम मैन्युफैक्चर करेंगे जिसमें फोर व्हीलर में 3 टायर लगेगा, तो हो जाएगा काम, हो जाएगा। या टू व्हीलर में 1 टायर लगेगा, तो हो जाएगा काम अगेन, है ना? तो अगर हम ऐसा कोई टेक्नोलॉजी निकाल सकते हैं, तो फिर हम इसके बाहर जा सकते हैं, अदरवाइज हम इस लाइन के बाहर। क्लियर है बात? इस लाइन के बाहर जाने का 2 कंडीशन, पहला, आइदर रिसोर्सेज को इंक्रीज करो, कहाँ कहाँ से भी लाओ उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें रिसोर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, या दूसरा, कोई नया टेक्नोलॉजी इन्वेंशन करना पड़ेगा जिससे कम रिसोर्सेस में ज्यादा स्कूटी या बाइक बने, है ना?
मतलब कम टायर को यूज करके हम 2 व्हीलर ज्यादा बना रहे हैं और 4 व्हीलर ज्यादा बना रहे हैं। ऐसा कोई नया, बात समझ में आया? क्या दोनों पॉसिबल है अभी के लिए? बल नहीं। अब बात करते हैं इसके अंदर का ऑप्शन, ऑप्शन जी, या कोई भी ऑप्शन जो इस लाइन के अंदर है, कोई भी ऑप्शन ले, हर में तुम देखोगे वेस्टेज होगा, रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा। मतलब कम टायर्स लगेगा, हमारे पास अवेलेबल ज्यादा है और हम उसको मैन्युफैक्चर नहीं। तो हमारे लिए बेस्ट क्या है? इस लाइन में जितने ऑप्शन दिए गए हैं, दीज आर द बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन विद गिवन एंड टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, जो रिसोर्सेस हमारे पास है, उसको इस्तेमाल करके बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस कौन सा है? ये 6 ऑप्शंस हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल। अगर हम इस ऑप्शन के बाहर जाते हैं तो हमारे पास उतना रिसोर्सेस नहीं, अगर हम इसके अंदर आते हैं तो वेस्टेज हो रहा है। तो बेस्ट हमारे लिए क्या रहेगा? इन 6 ऑप्शन से कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट। बात समझ में आया? को बोलते हैं हम लोग, ये सारे ऑप्शंस को हम बोलते हैं अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन मतलब वो कॉम्बिनेशन जहां तक हम नहीं पहुंच, या जहां हमें पहुंचना है तो हमें रिसोर्सेस कहीं से लाना पड़ेगा या फिर हमें टेक्नोलॉजी को बदलना, ठीक है, जो कि हमारे लिए अभी फिलहाल के लिए पॉसिबल नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो ऑप्शंस हैं, ये अंदर में जितने ऑप्शन बचे, को हम लोग बोलते हैं अटेनेबल बट नॉट एफिशिएंट। बट नॉट ऑप्टिमम लिख देता हूं। हम पहुंच तो सकते हैं यहां तक, लेकिन यहां पर जाने से हमें रिसोर्स का वेस्टेज हो, तो हम वहां जाना नहीं चाहते, बात ठीक है। और ये जो ऑप्शंस हैं, ये जो 6 ऑप्शंस को हम बोलते हैं अटेनेबल एंड ऑप्टिमम। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? अटेनेबल एंड, क्लियर है बात? तो 3 वैरायटी में हम लोग इसको डिवाइड किए। पहला, जो लाइन के ऊपर है उसको क्या बोलेंगे? अटेनेबल एंड ऑप्टिमम दोनों है वो। जो लाइन के बाहर है वो तो अनअटेनेबल है, और जो लाइन के अंदर है वो अटेनेबल तो है लेकिन ऑप्टिमम नहीं। ठीक है, बात समझ में आया? यहाँ तक लॉजिक क्लियर है? बोलो। सब बदल जाएगा ना। 3 व्हीलर तुम ऐड कहाँ पे करोगे? हमारे पास 2 ठो एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक में 2 व्हीलर बनाए, एक में 4 व्हीलर बनाए, 3 कहाँ बनाए? एक और एक्सिस बनाना पड़ेगा, जेड एक्सिस। अब ये 3D डायग्राम बन जाएगा, है ना? 3D याद है? थ्री डायमेंशनल पढ़े होगे मैथ्स में भी एक चैप्टर, ये 3D डायग्राम बन जाएगा। 3D डायग्राम में 3 ठो एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो वो हमारे लिए पढ़ना पॉसिबल नहीं है, बाय पेन पेपर में पढ़ना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमारा सिलेबस लिमिटेड टू 2 ऑप्शन। ठीक है, वैसे तो टायर से बहुत सारे ऑप्शन है ना? 3 व्हीलर ऑटो बना सकते हैं, 10 चक्का ट्रक बना सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन हम पढ़ते कितने? 2, बिकॉज 2 ही पॉसिबल है पढ़ना, एक्स एक्सिस एक, वाई एक्सिस, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। ऑप्शन या 3 से ज़्यादा ऑप्शन पॉसिबल नहीं। तो हमारा सिलेबस लिमिटेड है अप टू 2 ऑप्शन। ठीक है, हमें 2 ही ऑप्शन पढ़। चलो आते हैं बुक में, यहाँ आ जाओ। सबसे पहला अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। अटेनेबल क्या होता है? अन अटेनेबल के अंदर 2 कैटेगरी है। अटेनेबल मतलब जहां तक हम पहुंच सकते हैं, है ना? इसके अंदर 2 ऑप्शन है, ऑप्टिमम और दूसरा है इनएफिशिएंट या नॉट ऑप्टिमम को हम बोलेंगे। ठीक है, कौन सा होगा बताओ? अटेनेबल भी होगा और ऑप्टिमम भी होगा। लाइन के ऊपर जितना ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन हमारे लिए क्या है? अटेनेबल भी हैं और ऑप्टिमम। ठीक है, अच्छा अटेनेबल तो है लेकिन इनएफिशिएंट है या नॉट ऑप्टिमम है? लाइन के अंदर वाले ऑप्शन मतलब ये वाले ऑप्शन। और कौन सा ऑप्शन है जो हमारे औकात के बाहर है, मतलब हमारे रेंज के बाहर है?
ऑप्शन एफ को हम बोलेंगे अन। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, तो 3 कैटेगरी में हम लोग इसको डिवाइड किए। पढ़ लो एक बार फटाफट से। अटेनेबल, अनअटेनेबल और अटेनेबल बट नॉट ऑप्टिमम। Optimum utilization, if the resources are used in the best possible manner, then the economy will operate at any point like A, B, C, D on PP. PPF में जितने पॉइंट्स हैं ऑपरेट करेगा। नेक्स्ट, inefficient. However, the actual production can fall short of its capability if there is wastage or inefficient utilization, जो कि हमारा PPF के अंदर है पॉइंट। ठीक है, और आखिरी में है हमारा अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। अनअटेनेबल क्या होता है? जहां तक हम पहुंच नहीं सकते, ऑप्शन एफ जो ऊपर डायग्राम में था बाहर में। क्लियर है? क्या क्या पढ़े हम लोग अभी तक पीपीएफ के अंदर में? पीपीएफ के बारे में बताओ। पीपीएफ कैसा दिखाई देता है? लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है, लेफ्ट टू राइट जाता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और वो कॉनकेव शेप का होता है। क्यों कॉनकेव शेप का होता है? बिकॉज एमओसी जो होता है हमारा इंक्रीजिंग होता है। अगर पीपीएफ को स्ट्रेट लाइन बनाना है तो एमओसी को क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट करना पड़ेगा। अगर पीपीएफ को कॉनकेव शेप का बनाना है, कॉन्वेक्स शेप का बनाना है, तो हमें एमओसी को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीजिंग। ठीक है, अब हम पीपीएफ के अंदर दो प्रॉपर्टीज पढ़े। पीपीएफ हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और पीपीएफ हमेशा कॉनकेव शेप का होता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़े 3 प्रकार के कॉम्बिनेशन। अटेनेबल कॉम्बिनेशन, अटेनेबल एंड ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, अटेनेबल एंड इनएफिशिएंट कॉम्बिनेशन और अनअटेनेबल। ठीक है, सबसे पहला बताओ अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, जो पीपीएफ के बाहर होता है। ठीक है, जो हमारे रिसोर्सेज के रेंज में नहीं आता, जिसको हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, वो है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। अटेनेबल बट इनएफिशिएंट कौन सा होता है? जो पीपीएफ के अंदर होता है। हम वहां तक पहुंच तो सकते हैं लेकिन वो इनएफिशिएंट, वहां पर रिसोर्स का वेस्टेज हो रहा है। और अटेनेबल एंड ऑप्टिमम कौन सा होता है? तो पीपीएफ के ऊपर, वो हमारे लिए बेस्ट होता है। ठीक है, अगर हमें बाय चांस अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन तक पहुंच, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें रिसोर्सेज को इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा टायर्स कहीं से लाने पड़ेंगे, या फिर हमें कोई नया टेक्नोलॉजी निकालना पड़ेगा जिससे हम कम रिसोर्सेज को यूज करके ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर पाए, मतलब कम टायर्स को यूज करके ज्यादा टू व्हीलर और ज्यादा फोर व्हीलर बना पाए। इससे हम ये कॉम्बिनेशन पहुंच जाएंगे, है ना? तो दोनों में से अगर कोई एक काम होगा, या तो टेक्नोलॉजी को बदलोगे या फिर तुम रिसोर्स को, तभी तुम अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन तक पहुंच सकते हो, अदरवाइज। ठीक है, चलो एक आखिरी छोटा सा पॉइंट है, वो पढ़ लेते हैं आज के लिए। यहाँ पर आ जाओ, ये 2 पॉइंट को देखो, ये तुम्हारा पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आखिरी 2 छोटा छोटा पॉइंट। कैन पीपीएफ बी अ स्ट्रेट लाइन एंड कैन पीपीएफ बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन? कब स्ट्रेट लाइन होता है पीपीएफ? व्हेन एमओस, तब क्या होगा? पीपीएफ हमारा स्ट्रेट लाइन होगा। और कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन कब होगा? व्हेन एमओ। देख लो एक बार दोनों टॉप, रीड कर लो फटाफट से। दोनों सेम टाइप का चीज है। देखो एमओसी और एमआरटी में आते हैं हम। यहाँ पर देखो एमओसी और एमआरटी दोनों। ठीक है, ये एमओसी, ये एमआरटी है। दोनों में बस एक ही फर्क है, ओसी को हम नॉर्मली लिखते हैं और एमआरटी को हम रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं। अब जैसे ये 1 1 पढ़ा तो ये जब तुम सिर्फ इसको लिख रहे हो, ये एमओसी है, और जब तुम दोनों का रेशियो लिख रहे हो 1:1, 2:1, 3:1, हमारा क्या है? नहीं फर्क है कॉन्सेप्ट दोनों का सेम। ठीक है, दोनों सेम, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी का सेम ही चीज, बस एक रेशियो के फॉर्म में होता, वैल्यू सबका सेम है। ठीक है, और बोलो क्या डाउट अभी तक?
ठीक है, तो बाकी का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।